सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें देख ली थी कि हमारे पास किस तरीके से जो हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे क्या करता है, कैसे बॉन्ड बताता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी बेटा कि ये शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रहा था। शेप को आइडिया देने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आई, VSEPR थ्योरी। इसकी फुल फॉर्म वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं VSEPR थ्योरी की, तो ये थ्योरी क्या कहती है, किस तरीके से इसकी स्टेटमेंट थी और इसने किस तरीके से शेप्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया, ये हम लोग इस चैप्टर में आज जानने वाले हैं। सबसे पहले VSEPR थ्योरी का कहना था कि जो सेंट्रल एटम के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आप लोगों की शेप को, जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी शेप को डिटरमाइन करते हैं। और इसके बेसिस पर कुछ शेप्स थी जो कि आज हम लोग सीखेंगे। हालांकि ये शेप्स आपको बाद में और आगे भी काम आएंगी, जिनकी मैं आपको ट्रिक्स भी आज बता दूंगा, जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में भी सीखेंगे। लेकिन बिल्कुल दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। दोनों को एक साथ भी ले चल सकते थे, बट एनसीईआरटी ने अलग अलग लिया है, इसलिए हम भी अलग अलग लेके चलेंगे। VSEPR थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स यानी कि कुछ इसके स्टेटमेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे पहले यही कहता है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वही जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो शेप को डिटरमाइन करेंगे। जनरली ये इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को पिछली बार कुछ चीजें बताई थी बॉन्ड पैरामीटर्स के दौरान, बॉन्ड एंगल वगैरह में, कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा। वही सारी कहानी यहाँ पे आपको छोटे से करके VSEPR थ्योरी की 5-6 स्टेटमेंट बना रखी है, वो स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। और यहाँ पर कुछ नया आप लोगों को दे नहीं रखा है। यहाँ पर इन्होंने सीधे आते हैं फटाफट से स्टेटमेंट की मेन बातें। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज आते हैं सेंट्रल एटम पर, इसके बेसिस पर कुछ शेप्स आप लोगों को बताई जाती हैं। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ A, B और E। यहाँ पर मेरा जो A है बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एटम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेंट्रल एटम को। जो मेरा B है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी टर्मिनल एटम। सेंट्रल एटम A हो गया, ये टर्मिनल एलिमेंट्स या जो आपके पास जितनी बाकी सारे एलिमेंट है सेंटर के अलावा बाकी सारे जितने भी थे, मैं टर्मिनल कह रहा हूँ, टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और E इज रिप्रेजेंटिंग द लोन पेयर। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मेरे लोन पेयर को। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड में क्या क्या लेने वाला हूँ, राइट। अब शुरुआत करूंगा मैं अपने पहले मॉलिक्यूल से, जो कि है मेरा AB2 टाइप। क्या है बेटा मेरे पास? AB2 टाइप। यानी कि मेरे पास A सेंट्रल एटम है और B मेरे पास इस तरफ है और इस तरफ। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A सेंट्रल एटम आ गया है और जो मेरे पास दूसरे एलिमेंट है हमारे पास कहाँ पर है? दोनों साइड में आ रखे हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहूं तो देखना जरा, CO2 में जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जहां पे A के काम कौन कर रहा है? C, और B का काम कौन कर रहे हैं? दोनों O कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है बेटा, एक लाइन है, कितना दिख रहा है आपको? साफ साफ 180 डिग्री का आपको बॉन्ड एंगल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाती है, वो भी बिल्कुल सेम यही है कि आपके पास Be इधर है, Cl इधर है, ये इधर है, ठीक है। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपके पास BeCl2 का ये आ गया है। अब BeCl2 का ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना, ये सब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे, इसलिए आप आराम से वेट करते रहिए और देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, इसमें स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास BF3 का, ठीक है। अब देखो बेटा, BF3 के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो BF3 में स्ट्रक्चर मेरे पास आएगा AB3 टाइप। कैसे? जहां पर मेरा सेंट्रल एटम है B, F3 का मतलब एक F इधर है, एक F इधर है और एक F इधर है, राइट। यहां पर आप लोगों के पास बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा, तो बेटा यहां पर आप लोगों के
तीन इनके बीच में जो एंगल पाए जाते हैं ये 120 डिग्री का पाया जाता है। यानी कि जब आपके पास शेप कैसा रहता है, AB3 टाइप का रहता है, तो आपके पास जो एंगल आता है बॉन्ड एंगल वो कितना आएगा, 120 डिग्री का आता है। अगले मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ता हूं मैं, जहां पर मेरे पास AB4 टाइप आ रखा है। CH4 का एग्जांपल आप लोगों को दे रखा है। तो CH4 की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मेरे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिया गया है, और जब हमारे पास यहाँ पर 4 H के दे रखे हैं तो इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल पाया गया 109.5, किसी किसी किताब में 109.8 लिखा है, वो आप डिपेंड देख लेना। एक्चुअली 109.5 ही है जो यहाँ पे हमारी NCERT मेंशन करती है, हमें उसी को रखना है। तो यहाँ पर जब हमारे पास CH4 यानी कि AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में हमारे पास ये एंगल जो बनता है कितने का बन रहा है, 109.5 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ पर पाया गया। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी, हाँ ये 3 नीचे 1 ऊपर। ये स्ट्रक्चर अभी चेंज भी होगा, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। इसके ये नाम जो है अभी हम लोग करेंगे, सारी चीजें एक साथ करेंगे। हाँ ये अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कब क्या बनेंगे, सारी चीजें कब चेंज होंगी, अभी हम लोग देखने वाले हैं। धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला स्ट्रक्चर आ गया, ये आएगा AB5। तो AB5 का मतलब क्या है आपके पास, कि आपके पास जो आपका सेंट्रल एटम है वो A है, ये आपके पास PCl5 का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। एक ये Cl आ गया, एक ये Cl आ गया, एक ये Cl आ गया, एक ये Cl और ये Cl। ये आप लोगों के पास इस तरीके से AB5 का मॉलिक्यूल बनेगा। AB5 मॉलिक्यूल में जो खास चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये वाले जो आपके पास इस पोजीशन पे इसकी एक्सिस पर, यानी कि Cl और Cl, ये तो यहाँ से और यहाँ से 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ये वाला Cl इस Cl के साथ ये वाले, ये 120 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो हमारे पास जो AB5 का मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 एंगल पाए जाते हैं। एक्सियल के साथ यानी कि ऑन लाइन वाले जो Cl स्ट्रेट लाइन में, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस Cl और इस Cl के बीच में ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल आप लोगों के सामने दिखाई देता है। इसके अलावा आपके पास एक और जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है SF6 का, AB6 का। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास AB6 में SF6 का एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास कहानी कुछ इस तरीके से आती है। एक्चुअल में यहाँ पर भी सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ये आपको 60 के दिखाई देंगे पर ये 90 के हैं। एक्चुअल में ये 3D फिगर है जिसमें ये 2 बॉन्ड पीछे की तरफ आते हैं, 4 आगे की तरफ आते हैं। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। तो इसमें भी एंगल आपको कितने दिखाई देते हैं, 90 डिग्री के 4 दिखाई पड़ेंगे सामने से। फिर हमारे पास पीछे से ये वाला 90 होगा और एक्सियल जो हमारे पास ऐसे आ रहे होंगे, तो वो पीछे 3D में इमेजिन करेंगे, वो बाद में अभी और देख लेंगे। तो ये एक्चुअल में आपके पास VSEPR थ्योरी बताना चाह रही थी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बने हुए हैं और उनके साथ एलिमेंट किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसके बेस पर इनका शेप क्या क्या हो सकता है। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक सेंट्रल एटम दे दिया और ये दे दिया, तो आप बताओ, लुईस साहब ने कहा था कि भाई इसका तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिंपल इतनी तो बात बताई थी लुईस साहब ने, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी बताया था कि इसका शेप कैसा होगा या ये किस तरीके से आएगा। ये सब तो लुईस ने नहीं बताया था। इस सब लिमिटेशन को ओवरकम किसने किया, ये किया था पावेल, सिडविक और पावेल ने। सिडविक और पावेल ने हमारे पास क्या दी थी, VSEPR थ्योरी दी थी, और उनके बेसिस पर हमारे पास कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। अभी हमारे पास साइंटिस्ट आए थे नायोम और गिलेस्पी। नायोम और ये 1940 में आई थी। नायोम और गिलेस्पी ने फर्दर एडवांस दिया, कहा कि इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं सर जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं और उनके शेप्स क्या क्या हैं, अब आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो, एक तो ये आपको जो है आराम से शेप्स बता दी थी उन्होंने कि किस तरीके से होने वाली है, लेकिन अब मैं आपको ऐसे मॉलिक्यूल में चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि अभी तक मैंने आपको लोन पेयर तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, कहीं पे सारे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर और मेन सेंट्रल एटम का खेल हो रहा है। जहां पर आप लोगों के लोन पेयर आएंगे वहां पर कहानी क्या होगी, और शेप जब चेंज हो जाएगा तो शेप को कैसे देखेंगे, क्या नाम देंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं
कि हमारे पास शेप क्या आता है, इस सब को देखने के लिए जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो आपके बहुत आराम से काम आ जाएगी और आप याद रख सकते हैं उसको। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिकली कि VSEPR थ्योरी में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं और कैसे कैसे बन सकते हैं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहेगी, जो मैं आज आपको कराऊंगा, यही सेम टू सेम चीज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के दौरान अगली क्लास में भी कराऊंगा। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट से सुन लेना। स्टार्ट करते हैं शुरुआत वाले मॉलिक्यूल से। हमारा शुरुआत वाला मॉलिक्यूल हुआ करता था AB2। बेटा जब हमारे पास ये AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होता है तो हमने देखा कि इसमें A इधर रहता है और B इधर रहता है और B इधर रहता है। इसकी वजह से इसका जो शेप आता है, ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, बिल्कुल डंडे की तरह सीधा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस शेप का नाम पड़ जाता है लीनियर। तो यहाँ पर जो आपके पास शेप आया AB2 का, वो कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? AB2 क्लियर है? यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AB2 अगर वहाँ पे नहीं दिख पा रहा है तो ये देख लीजिए, AB2 आपके पास कुछ इस तरीके का शेप लेके आएगा और ये आप देख पा रहे हो लीनियर है, राइट। अब इसका एग्जांपल BeCl2 जो कि हम लोग साफ साफ देख चुके थे, देखो BeCl और Cl, राइट, देखो लीनियर शेप है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हमारे पास, जब हमारे पास AB3 होंगे, AB2 नोट कर लीजिए, मैं AB3 का कर देता हूँ, ठीक है। AB3 किस तरीके से होगा, ध्यान से सुनना बेटा। AB3 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ जाती है, यानी कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरीके से आ सकता है। एक तो AB3 आ सकता है और दूसरा आ सकता है AB2 और E, यानी कि अब हमारे पास एक लोन पेयर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब ये लोन पेयर कैसे लगाएंगे, इनमें क्या शेप चेंज आएगी, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। पहले मैं AB3 का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूं BF3 का स्ट्रक्चर। तो बेटा देखो B मेरे पास ये है, ये एक F है, ये एक F है और ये मेरे पास एक F है। ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर आता है इसे हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसका नाम, जब आपके पास कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा। आप लोग अपनी NCERT में जो आपका पेज है ये वाला, इसको खोल सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग शेप जो आपको दे रखे हैं इनको अब आराम से देख सकते हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर में इन्होंने BF3 का एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इसने कहा है कि अब AB2E इस टाइप के एग्जाम्पल में चलें। तो बेटा देखो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हमारे पास सेंट्रल एटम तो कुछ A है, दो हमारे पास टर्मिनल एटम है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास B है और ये मेरे पास B है। अब बेटा ये जो एलिमेंट है जो आपको E दिखाई दे रहा है, क्या था हमारे पास, लोन पेयर। तो लोन पेयर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इस मॉलिक्यूल को जहां पर आपके पास चार बॉन्ड दिखाई दे रहे थे, मतलब तीन बॉन्ड दिखाई दे रहे थे A और B के बीच में, वहां पर अब A और B के बीच में दो हैं और एक लोन पेयर है। कहानी अब भी हमारे पास ये है, बट अंतर क्या आ गया है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्या हुआ करता था, बॉन्ड पेयर, उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया है, लोन पेयर, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रिपल्शन हुआ करता था बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से, वो अब यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्शन आएगा। और आप लोगों को पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, इसी वजह से इनका शेप क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा और एंगल भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। अब आप लोगों के सिलेबस में इतने सारे शेप हैं कि याद करते करते मुश्किल हो जाएगी कि भैया कौन सा शेप क्या है। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बता रहा हूँ कि किस शेप को कैसे याद रखें। जब भी आप लोगों को शेप की बारी आती है कि शेप कौन सा पता करना है, तो आप चुपके से लोन पेयर को छुपा देंगे। क्या करेंगे, चुपके से लोन पेयर को छुपा देंगे। कैसे, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसका लोन पेयर ऊपर है, देखो इसे ऐसे बंद कर दो तो आपको कैसे दिख रहा है, बी शेप दिख रहा है।
उल्टा भी, तो इसे कहते हैं बेंट, मुड़ा हुआ, दिख रहा है ना मुड़ा हुआ सा, तो इसलिए इसका शेप का नाम क्या जाएगा, बेंट शेप। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंट शेप। एक दो याद रखना, बाकी सारा काम आपके पास लोन पेयर को छुपाने से चल जाएगा। अगले मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हमारे पास आता है हमारा AB4 टाइप। अब ये जो AB4 टाइप है, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने देख ही लिया था पीछे एग्जांपल CH4 का, एक सेंट्रल एटम है और हमारे पास कहानी कुछ इस तरीके से होने वाली थी, एक ये ऐसे ऐसे और ऐसे, राइट, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम और हमारे पास यहाँ पे सारी जगह पर हमारे पास B4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर भी आपके पास एक और टाइप आ सकता है इसी में, जिसे हम कहते हैं AB3 और E टाइप। अब जब आपके पास AB3 और E टाइप आएगा तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए एक लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा सबसे पहले ऊपर वाली पोजीशन पर आने के लिए अपने आप को प्राथमिकता देता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा ऐसे, और बाकी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ही कहानी रहने वाली है, राइट। अब इसका शेप क्या है बेटा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो AB3 देखिए आप प्लीज, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेट्राहेड्रल, तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको AB4 को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन जब हमारे पास इस पे एक लोन पेयर आ जाएगा बेटा तो टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर था तो एक लोन पेयर आने की वजह से इसे क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका शेप क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइगोनल पिरामिडल। वैसे तो इसको आप लोगों को कई जगह पर टी शेप भी देखने को मिलेगा किसी किसी किताब में। अब देखो मैंने क्या बोला था, शेप देखने के लिए आप लोन पेयर को छुपा दीजिए, तो इसको देखना बेटा, जैसे ही आपने लोन पेयर को छुपाया आपको टी दिख रहा है, तो ये टी दिख रहा है ना, इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा, टी शेप। तो लोन पेयर को छुपा दो और आपके सामने टी बन रहा है, आपका ये शेप क्या हो गया, टी शेप हो गया, जो कि आपके किस फॉर्मेशन का दे रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ये भी आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो हमारे पास क्या आएगा और किस तरीके से आएगा, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट अब आप देखो खुद AB4 हो गया है, AB3E हो गया है। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, AB5 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो किस तरीके का बनने वाला है, AB5 बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल तो आप लोग देख चुके हो, और थोड़ा सा एक इसमें स्टार मार्क भी डाल देना, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या एक्सेप्शंस हैं। तो AB5 का क्या मतलब है, आइए इसे समझ लेते हैं। छोटा सा मतलब तो आप समझ गए कि PCl5 का हमने पीछे स्ट्रक्चर बनाया था, तो आपके पास सेंट्रल एटम हमारे पास यहाँ पर P था, यहाँ पे Cl, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर Cl और ये Cl। PCl5 ने AB5 एलिमेंट बनाए थे। ये मॉलिक्यूल इतना मतलब ढीठ था कि ये कह रहा था कि भैया मैं यहाँ पर अपने लोन पेयर नहीं लगने दूंगा, यानी कि जो लोन पेयर हैं वो एक्सियल पोजीशन पर नहीं लगेंगे। उसने बोला भैया अगर एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर नहीं लगेंगे तो हमें तो लगने हैं, हम कहाँ जाएंगे। कहता है भाई मैं इस पोजीशन पे नहीं लगने दे रहा, तुम मेरे इक्वेटोरियल पे लगा लो, क्योंकि भैया मुझे 2 नहीं मेरे को 3 दे दो ना। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सियल पोजीशन 2 है, इक्वेटोरियल पोजीशन 3 है। तो जब भी आपके किसी भी इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल में आपको लोन पेयर लगाने होंगे तो आप कहाँ लगाओगे, हमेशा एक्सियल पोजीशन पर। लेकिन जब आपके पास ये AB5 टाइप का मॉलिक्यूल आएगा तब आप लोन पेयर कहाँ पे लगाएंगे बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं ये देखते जाना और आप मेरे को बताते जाना। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो नॉर्मल हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। 5 का AB5 का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। याद रखना ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं है, ट्राइगोनल पिरामिडल में एक लोन पेयर था, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन अब कहानी आ जाएंगी हमारे पास सारी अलग अलग, जब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, लोन पेयर। और देखो लोन पेयर लगाने के बाद बेटा शेप क्या होगा इसका पता कैसे करेंगे हम लोग, लोन पेयर को छुपाकर, और सारी शेप आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। आज आपके सारी मन की तसल्ली पूरी करेंगे। देखो AB5 में सबसे पहली चीज करके देखते हैं, इधर मैं लोन पेयर लगा देता हूँ। सबसे पहला इक्वेटोरियल पोजीशन मेरे पास यही है। तो देखो बेटा ये मेरे पास स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, यहाँ पर सेंट्रल एटम में डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ऐसे, इसकी जगह पर क्या आ गया है,
लोन पेयर और मेरे पास इधर बचेगा ऐसे और ऐसे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर मैं किसका बना रहा हूं, ए बी कितने हो गए 1 2 3 4 ए बी 4 और फिर ई का मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पर लोन पेयर है। अब देखो ये ए सेंट्रल एटम है, बी हमारे पास 4 1 2 3 4 और ये सेंट्रल एटम आ गया है। इसका शेप कैसा होगा इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर को छुपा देंगे। और लोन पेयर को छुपाते टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका शेप कैसे रहेगा, तो बेटा इसका शेप देखो, इसको छुपा दो तो आपको एक फील आ रही है, कुछ नहीं आ रही है अभी, क्या फील आ रही है बताओ, सीसॉ की फील आएगी। देखो यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है, यहाँ पे तुम बैठे हो और तुम आराम से झूलोगे। अच्छा पाई की फील आ रही है, बेटा पाई का शेप अच्छी फील लेना, कहाँ मैच करोगे। ये देखो ये ज्यादा केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाने चाहिए, तो बॉन्ड किसके पीछे बनेंगे, मतलब कहने का मतलब है एलिमेंट्स के पीछे बनेंगे, पर यहाँ पे तुम्हारे बॉन्ड किसके पीछे बनते हैं। हाँ मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है, वैसे तो सही कह रहा है सर, सीसॉ है, अगर हमारे पास साहिल ब्रदर जैसे बच्चे बैठेंगे तो एक तरफ झुक जाएगा, लेकिन हो सकता है साइड के टक्कर वाला कोई हो, फिर इधर बैठी हूँ मैम तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना सीसॉ शेप। अरे इधर ध्यान दो, इधर इधर मैं तो सामने बैठा नहीं एक पॉसिबिलिटी और थी बेटा, तू एक बेस के साथ बैठ जाइए। अरे ठीक है वापस आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया सीसॉ शेप कब, जब एक लोन पेयर होगा। अब पॉसिबिलिटी एक और है कि हमारे पास दो लोन पेयर हो, दो लोन पेयर का मतलब हमारे पास ए B3 और E2, राइट। E2 में हमारे पास कहानी कैसी हो जाएगी बेटा, फिर ये ऐसे था ये ऐसे था, ये लोन पेयर तो था ही, एक और लोन पेयर आ जाएगा, एक डंडा बचेगा। क्या कहानी करनी है हमें कि हमारे को शेप देखने के लिए लोन पेयर को छुपा देना है। दोनों लोन पेयर को छुपा दूंगा तो क्या बन जाएगा, टी शेप दिख रहा है, सिंपल टी शेप, तो आपके पास एक टी शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टी शेप आ जाता है। नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी थी, मैंने कहा था ना फिफ्थ में एक्सेप्शन है, इसके जो लोन पेयर लगते हैं वो हमारे पास इक्विटोरियल पेयर लगते हैं। तो अभी एक इक्विटोरियल और खाली है, तो इसमें एक इक्विटोरियल बॉन्ड और लगा दीजिए, तो क्या बन सकता है AB2E3 टाइप, यानी कि इस पे भी एक लोन पेयर आ जाएगा। अगर इस पे भी एक लोन पेयर आ जाएगा तो हमारे पास ये कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी बेटा। और जब कहानी ये आ जाएगी तो यहाँ पर देखना जरा कैसा दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल यही वाला शेप दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या शेप आ जाएगा, लीनियर शेप आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है तो ये हमारे पास सामने सामने साफ साफ आ रहा है। अभी इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है जो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, नीचे जगह नहीं पड़ रही, तो बेटा हमारे पास आ सकता है AB6। तो AB6 में हमारे पास सेंट्रल एटम ये रहा, जैसे SF6 का स्ट्रक्चर था, और ये सभी कहानी कुछ इस तरीके से होंगी, 1 2 3 4 5 6, ये B के हो गए सारे, और A, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। जब हमारे पास एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या आएगा, इसका नाम ऑक्टाहेड्रल। लेकिन लोन पेयर आने की व्यवस्था यहाँ पर दो बार है, दो जगह पर लोन पेयर आ सकते हैं। देखो मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पोजीशन पे लगेंगे, तो एक एक्सियल पोजीशन ये है और एक ये है, इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जब यहाँ पर लोन पेयर लगा देते हैं, तो यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा मैं, जब AB5 और E, तो इसका शेप कैसे हो जाएगा, 1 2, ये लोन पेयर आ गया है, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कल्ट फिट का कुछ साइन है, कोई एक वो जिम वाला चल रहा है ना कल्ट फिट, उसका साइन भी कुछ ऐसा ही है, राइट। आज जैसा भी है, तो यहाँ पर बेटा इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल बिगड़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। बिगड़ जाता है तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो मैंने कहा था 1 2 याद रखना, बाकी सारे लोन पेयर छुपाने से काम चल जाएगा। तो 1 2 तुम्हें याद रखना है, उसमें से एक ही है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह देना या स्क्वायर पिरामिडल बोल देना। अच्छा इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि लोन पेयर यहाँ पर भी आ सकता है। तो लोन पेयर जब यहाँ पर आएगा तो हमारे पास कहानी बन जाएगी AB4E की। तो बेटा हमारे पास सेंट्रल एटम तो बीच में है ही, ये सारी जगह सेंट्रल एटम है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी कुछ इस तरीके से आ जाएगी और ये इस तरीके से आ जाएगी। और जब हमारे पास कहानी ये आ गई है तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसको छुपा देना है। अब तुम्हें कुछ समझ तो आएगा नहीं, तो एक काम करो, इसको ऐसे जोड़ना डॉटेड लाइन से, बस डॉटेड लाइन से जोड़ोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि एक स्क्वायर सा कुछ बन रहा है सर। तो ये स्क्वायर प्लेन में बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। याद रखने का तरीका है स्क्वायर प्लेनर। तो अभी हम लोगों ने सारे शेप्स देख लिए हैं,
कि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन शेप आते हैं। हाँ बेटा, कौन सा? हाँ बेटा E2 ही है। देखो E2 लिखा हुआ है, कहाँ दिख रहा है? कहाँ पे बताओ? E2 ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा। E1 है, यहाँ पे E2 है, सही तो लिखा है। ओके है ना, वेरी गुड। ऐसे बच्चे मान जाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास सारी जो कहानी है VSEPR थ्योरी की मेरी जुबानी है और आप लोगों को बतानी है। मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को कितना समझ में आया ये तो आपको ही पता होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बोलो। AB5 में AB4E और AB3E2, इसके आगे इन दोनों की शेप ट्रायंगुलर बाय, नहीं, दोनों की शेप कैसे हो जाएगी बेटा? यहाँ पे AB5 की ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है, इसकी वही है जब आप यहाँ पे बैठे थे और आपके वो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो ये सीशॉ शेप बन रहा है ना बेटा। तो ये सीशॉ, इसे कहते हैं सीशॉ। ये वाला हमारे पास था टी शेप, ये वाला हमारे पास है लीनियर। तो ये सारे शेप आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे आपको इतने सारे एग्जाम्पल। मैं एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन को भी यहाँ पे कंबाइन करा देता, बट मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो अगला टॉपिक उसे आराम से करेंगे जब हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिटल मिक्सिंग समझ लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास ऑर्बिटल मिक्सिंग का अगला आने वाला है। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारे पास क्या होने वाला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नोट कीजिए बेटा। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे क्यों होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो इनका रीजन भी देखो आपको दे रखा है, रीजन फॉर द शेप एक्वायर्ड। तो आप कहना कि सर VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास इस तरीके का शेप आता है, ऐसा इसलिए आता है ताकि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम रिपल्शन हो इनके पास, यानी कि इस पोजीशन में ये मिनिमम रिपल्शन के बीच में होंगे, राइट, और इनके पीछे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। जितना इनके पीछे रिपल्शन कम होगा उतना, मतलब पहले तो अगर पास से रिपेल कर रहे थे, बहुत तेजी से रिपेल कर रहे थे, पर एक ऐसी पोजीशन आ जाते हैं जहां पर अब ये स्टेबल है, इस पोजीशन पर इनमें सबसे मिनिमम रिपल्शन होता है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। ऐसा हमारे पास VSEPR थ्योरी ने बताया। पर VSEPR थ्योरी की अपने आप में कई सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी शेप्स को अच्छे से नहीं बता पाई थी, अपनी कुछ बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर गई थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और नई थ्योरी आई जो कि लंदन से आई थी शायद, जो साइंटिस्ट है हमारे पास, हाँ, हिटलर और लंदन जी ने दी थी, जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये क्या कहती है इस हिसाब से एक बार समझते हुए चलते हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉल और हिटलर ने हमारे पास 1927 में दी थी। थ्योरेटिकल डेटा है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट सा, कहाँ गया, द बॉन्ड डिफरेंस इन डिसोसिएशन एंथैल्पीज एंड बॉन्ड लेंथ। इसने बोला जैसे H2 बॉन्ड है, देखो यहाँ पे सिंपल सा कहता है कि H2 जो हमारे पास बॉन्ड बनाता है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये हमारे पास लेट्स से 435 पॉइंट समथिंग है। सिमिलरली इसने F2 की भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 157 या 170 समथिंग दे रखी है, 155 दे रखी है, राइट। इसके बीच में इन्होंने बता रखा है कि जो बॉन्ड आया 74 पिकोमीटर का आया। तो मतलब ऐसे बहुत सारे डेटा हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इन सब डेटा का सिग्निफिकेंस क्या था, ये सारा हमें बताती है VBT। एक्चुअल में उन्होंने हाइड्रोजन के, अगर मैं एग्जांपल को लेता हूं तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इस हाइड्रोजन में 435 किलोजूल पर मोल की एनर्जी दे दोगे तो आप इस हाइड्रोजन के एटम्स में से H और H को सेपरेट कर सकते हो। इस बात का मतलब ये है, अब एक्चुअल में हमारे पास जो एक हाइड्रोजन होता है, अगर मैंने उसका नापने की कोशिश करी रेडियस, तो लगभग 54 पिकोमीटर के आसपास आता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, H2 का स्ट्रक्चर 74 पिकोमीटर। तो ये क्या बताना चाह रहा है, किस तरीके के सिग्निफिकेंस को बताना चाह रहा है, वो हम लोग VBT से समझते हैं बेटा। 74, हाँ यही तो बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ कि हमारे पास इसका एक का तो 54 होता है, लेकिन हमारे पास जो H2 का हमें रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 74, पर ये कैसे आया ये VBT बताती है। एक्चुअल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही पुरानी बातें कहती हैं जो ये कहते हुए आए थे कि कोई भी मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो इस तरीके से हो जाए कि वो मिनिमम एनर्जी में अपने आप को रख सके। और आपको पता है
मिनिमम एनर्जी का मतलब मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन से था। आप लोगों के पास एनसीईआरटी वीबीटी में एक ग्राफ देती है जहां पर आप लोगों को इस तरीके के ग्राफ देखने को मिलेंगे। अब ये ग्राफ जो आपको यहाँ पे 4.8 मेरी बुक में फिगर दे रखी है, इस ग्राफ से क्या बताना चाह रहा है, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। पहले कहता है कि आप लोगों को H और H के दो एटम दिए गए। यहाँ पे हमारे पास H2 है, H2 का मतलब मेरे पास दो H के एटम है, और इन दो H के एटम को अगर मैं बहुत दूरी पर रख देता हूँ, एक को इधर रखा और एक को इधर रखा, तो मेरे को इनमें कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दिया, जैसे थे वैसे ही थे। यानी कि दूर रखने पर ना तो इनके बीच में कोई एट्रैक्टिव फोर्स दिखाई दी, ना ही इनके बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स दिखाई दी। लेकिन जैसे ही मैं इनको थोड़ा पास लेकर आया तो मेरे पास यहाँ पर कुछ फोर्स देखने को मिली। वो फोर्स कौन कौन सी थी, अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं तो बेटा हमारे पास यहाँ पर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही फोर्स देखने को मिलेगी। एट्रैक्टिव फोर्स आपको देखने को मिलेगी, लेट्स से ये हाइड्रोजन एटम ए है, ये हाइड्रोजन एटम बी है। हाइड्रोजन एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम बी का न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन ए का और हाइड्रोजन बी का आपस में जो न्यूक्लियस होगा वो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। दोनों न्यूक्लियस सेम चार्ज के हो जाएंगे, इसलिए उनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन ए और बी के इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में हमारे पास क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव। बट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो नेट एट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू था वो हमारे पास नेट रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा था। इस वजह से जो आपके H के एटम्स थे दो, ये आपके पास आ गए। लेकिन पास में ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ही एक साथ पास आ गए, और ऐसा क्यों नहीं हुआ ये भी अभी हम लोग जानेंगे। बट अभी तो हमें इतनी चीज समझ में तो आ गई कि हमारे पास जो H के एटम्स हैं ये कुछ पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एट्रैक्टिव फोर्स क्या है, हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा है। जब एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुआ तो इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आते आते चिपकते हुए एक दूसरे के अंदर ही पहुंच जाएंगे, नहीं, एक लिमिट तक ही ये पास आएंगे। मान के चलो ये HA और HB के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स था। अब ये HA और HB जब हमारे पास आ गए तो एक मिनिमम पोजीशन है जहां पर ये HA का और HB का इतना पास आ गए। अब यहां पर इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जितना ये पास आए ना, यहां तक वैल्यू एट्रैक्टिव फोर्स की जाती है। आपने ओवरलैप किया है। हाँ, ये ओवरलैप हो गए बेटा, ये ओवरलैप हो गए। अभी हम लोग इसी चीज को आगे समझने वाले हैं। अब जब ये ओवरलैप हो गए तो एक मिनिमम वैल्यू थी कि यहीं तक ये अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इसके बाद जब मैंने इन्हें और पास लाने की कोशिश करी तो एट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा फिर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के, जिसकी वजह से फर्दर रिपल्शन शो करेंगे और ये दूर चले जाएंगे। इसलिए इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी यहीं तक है, और ये वैल्यू जब हमने इसके न्यूक्लियस से और यहाँ तक की हाफ करके निकाली थी वो कितनी आई थी, 74 आई थी। इसलिए इसका जो रेडियस हमने निकाल के रखा वो कैसे रखा, 74 पिकोमीटर रखा था। अब जरा इस ग्राफ को अगर आप समझेंगे तो इस ग्राफ में अगर आप चीज देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखो बेटा, इस पॉइंट से हमारे पास ये ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, और मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होती है तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में होता है। आगे आपके पास ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव है और नीचे आपका नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, दो जो ब्लू वाले दिखा रखे हैं, ये ऐसे ही दिखा रखे हैं जहाँ पे इनका थोड़ा बहुत पार्ट ओवरलैपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आपके पास उस पूरे ग्राफ में सबसे नीचे इस पॉइंट पर दिखा दे रहे हैं। और जब ये आपको इस पॉइंट पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है -734 पॉइंट समथिंग दे रखी है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपके पास क्या है, एनर्जी मिनिमम है। लेकिन जब आप लोगों के पास देखिए 435.8 दे रखी है, सॉरी जो वैल्यू दे रखी है उस पर याद रखिए 435.8 ये माइनस की है।
यहाँ पे प्लस दे रखा है, बट ये एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट के नीचे, जीरो के नीचे नेगेटिव है। आप लोग याद रखेंगे इस पॉइंट पे जो एनर्जी है कितना है 435.8 जो है माइनस की वैल्यू है। अब देखो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, जब मैं इसमें आगे बढ़ा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ऐसे ना रहकर ऐसे दिखा दिए गए हैं, यानी कि अब मॉलिक्यूल अगर दूर दूर जा रहे हैं तो ये लेस स्टेबल होते जा रहे हैं और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और जब धीरे धीरे बढ़ रही है तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनके बीच में सेपरेशन आ चुका है। तो तीसरे जो मॉलिक्यूल आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। तो इन तीन जो H2 का मतलब था, ये जो ग्राफ आपको बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगी, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे। बट ये इससे आगे ओवरलैप क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में फिर न्यूक्लियर का जो रिपल्शन है वो फिर इनका रोल जो है ज्यादा प्ले करेगा और फिर रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पर आ जाती है और ये वैल्यू -435.8 थी, जो कि हमारे पास इस तरीके से आती है। अब आप लोगों के पास ये जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन के पास हमें पता है कि केवल और केवल s ऑर्बिटल होता है, राइट, और बाकी सारे एलिमेंट में हमने देखा कुछ में pv होते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ये बात जान चुके कि हमारे पास हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1s1 एक ऐसी ऑर्बिटल होता है। s ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल इन शेप होता है। जब s ऑर्बिटल पास आ रहा होता है तो हमारे पास कहानी कुछ ऐसी होती है कि ये हमारे पास मान के चलिए 2 s ऑर्बिटल है। अब ये जब 2 s ऑर्बिटल पास आ रहे हैं, ऐसे आए और ये देखिए इन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हुई ये किस किस के बीच में हुई, s और s के बीच में हुई है। याद रखना ये जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है ये मेरे पास s और s के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। s और s के बीच में ओवरलैपिंग होने का मतलब है कि मेरे पास इधर भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था, इधर भी s का था, इसके बीच में मैंने ओवरलैपिंग करा दिया। लेकिन क्या ये ओवरलैपिंग हर तरफ से हो सकती है? तो आप कहना कि सर अगर आप बात करोगे s की तो आपका आंसर हाँ है, लेकिन अगर आप बात करोगे p की तो आपका आंसर हो सकता है गलत आए। अब क्यों गलत आएगा ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। s हमारे पास एक स्फेरिकल, s हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल। स्फेरिकल में अगर मैं इसको यहाँ पर पॉजिटिव रख देता हूं तो ये हमारे पास पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वाला जब इस दूसरे s के पॉजिटिव के सामने आएगा सिर्फ और सिर्फ तभी हमारे पास बॉन्ड बन सकता है, तभी ओवरलैपिंग हो सकती है। याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव अगर सामने आए तो वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि s में तो स्फेरिकल शेप है और सारा पॉजिटिव है, तो इसलिए कहीं से भी s तो जनरली बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज आपको याद रखनी है कि बॉन्ड बनाते समय जब ये बॉन्ड बन रहा है s और s के बीच में, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि एक अगर अप स्पिन में है तो दूसरा हमारे पास डाउन स्पिन में होगा। यानी ये s के लिए क्या ये बेटा अभी आप, हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे साथ हो सकते हैं। तो एक बार चैप्टर 2 को थोड़ा सा दिमाग में लेके आते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ना तो चार्ज की बात बता रहे हैं ना किसी साइन की, ये तो वेव फंक्शन की बात बता रहे हैं कि हमारे पास ये ऊपर है या नीचे है। जो आप लोग याद कीजिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टाइम पे मैंने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे मेरे चार्ज से नहीं है। जब चैप्टर 2 पढ़ा रहा था मना किया था पॉजिटिव और नेगेटिव की बात क्या थी, हमारे पास सिर्फ ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव आएंगे सिर्फ और सिर्फ तभी ओवरलैप कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल आपको इससे समझ आ ही नहीं सकता क्योंकि s तो स्फेरिकल है। आपको बचपन में आपने लॉलीपॉप खाई है, चुपा चुप्स खाए, चुपा चुप्स खाना है? नहीं बेटा तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं ही खा लेता हूँ। एक काम करते हैं, मैं जरा लॉलीपॉप खा लेता हूँ एल्पली में, चुपा चुप्स खाऊंगा तुम लोग कुछ बोल दोगे खामो खा, तो मैं एल्पली में खा रहा हूँ। लेकिन इसका
इसका सिग्निफिकेंस है बेटा, इस एल्फा लिमे का सिग्निफिकेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। नहीं बेटा मैं तुम्हें दूंगा, ये वाली दूंगा, ये सस्ती वाली है, 1 रुपए वाली है, ये 5 वाली है। और तुम्हें क्या लग रहा था? इतने अच्छे से मैंने तुम्हारे लिए मॉडल बनाया है और तुम लोग इसकी वैल्यू नहीं रखो। नहीं बेटा, इसे तो मैं दूंगा ना, इसे तो मैं छील के खा रहा था। ऐसे ही होते हैं बेटा, सारे ऐसे ही होते हैं। वैसे एल्बली में काफी टाइम बाद खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऑरेंज वाली आपको बाद में दूंगा। जो सही काम करेगा आज उसे मैं एक चुपा चुप दे दूंगा, ठीक है? सर उससे कुछ दिखाना था तो आप कैसे खा गए? इससे दिखाने से तो खाना था मेरे को यार सर आपने यार। अच्छी है एल्बली में, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। वेल वापस आते हैं। ये न्यूक्लियस याद करो, पी का शेप कैसा होता था, याद है किसी को? डंबल। ये बहकाने के लिए मैं टॉफी खा रहा हूँ, सवाल हूँ। ये डंबल शेप दिख रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया। और ये क्या है मेरे पास? 2 डंबल। ये जो ब्लू वाला है ये पॉजिटिव, और जो पिंक वाला है अगर मैं इसे नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है? तो बेटा एक चीज जो आपको याद रखनी है, ओवरलैपिंग तब होगी जब बिल्कुल इसके साथ में ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा, यानी कि इस P के, ये पूरा PX है, PX मान लो, PX का पॉजिटिव नेगेटिव। अगर PX का पॉजिटिव एक साथ है तब तो बॉन्ड बनेगा, या ऐसे कर लो तो भी बॉन्ड बनेगा, अच्छा अभी दूसरा देखो, ऐसे करोगे बॉन्ड बनेगा? बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, यानी कि जब आपके पास सेम फेज में आएगा तो ये बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्या ऐसे बॉन्ड बनाएगा? कभी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यहां पर हमारे पास बॉन्ड कैसा हो जाएगा, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। ये बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता। यहां पर आप लोगों को 2 तरीके से बॉन्ड बनाए को दिख रहे थे। एक तो ये वाला बॉन्ड दिख रहा था, ये वाला जो बॉन्ड होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हेड ऑन कॉलिजन। देखो हेड ऑन जा रहा है ना कुछ सीधा। अब यहां पर अगर मैं इमेजिन करो बेटा, यहां पर मैं एक सुई लगा देता हूं और इसको ऐसे लगा देता हूं, तो यहाँ पे एक दोनों से जुड़ जाएंगे और ये आराम से फ्री रोटेटली हो सकते हैं, राइट? आराम से घूम सकते हैं। इसलिए हेड ऑन जो हमारे पास कॉलिजन तो नहीं बोलूंगा, जो हेड ऑन मूवमेंट है जिसकी वजह से जो बॉन्ड बना उसको हम लोग कहते हैं जनरली सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड बनेगा, आप देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे? क्या इसमें बॉन्ड बनेगा? जी हाँ, क्योंकि हमारे पास सेम फेज में, राइट? अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, जहाँ पर ये PX और PZ और PZ दिखा रखा है। इसमें देखो ब्लू वाले पॉजिटिव है, तो देखो ये तभी बॉन्ड बन पा रहा है जब आपके पास ब्लू वाले पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब ये ऐसे ब्लू वाले थे, इसलिए मैं ब्लू लेके आया था चुन के। दुकानदार से बड़ी मुश्किल में मांगी थी, मैंने कहा ब्लू चाहिए मेरे को। अच्छा अगला देखना, इसमें दे रखा है नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप, यानी कि ये दिखाना चाह रहा है क्या ये बॉन्ड बनाएगा? कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो नेगेटिव और ये आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। और ये हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग है? पॉजिटिव या फिर इन फेज ओवरलैपिंग। अगला हमारे पास देखो बेटा, कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे पास ये है, ये जो बॉन्ड बना ये किसके बीच में बना? P और P के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है हमारे पास PP ओवरलैपिंग। पर जब भी हमारे पास P और P का बॉन्ड बना है ना, तब भी हमारे पास कहानी देखो ऐसी होगी। ये P का हमारे पास पॉजिटिव था तो ये PZ लिया है मैंने, और इधर से जब मेरे पास बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इस वाले का एक पॉजिटिव और एक, यानी कि अप स्पिन और डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ही सामने आएंगे। यानी कि जहां पर ये बॉन्ड बन रहा होगा यहां पर हमारे पास एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन ही होगा। एक चीज और याद रखना, अगर मैंने ये PZ वाला ऑर्बिटल उठाया है तो ये भी मेरे पास PZ होना चाहिए। अगर ये PX और PY होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ऐसा बॉन्ड जो हमारे पास इस तरीके के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
लेकिन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी एक दूसरी भी थी, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास ऐसे आ जाए और ये मिल जाए तो ये भी बॉन्ड बना रहा है। अब बेटा एक काम करो, दोबारा से वही करना, एक सुई अगर यहाँ पे लगा दोगे ऐसे और ऐसे और इसे घुमाने की कोशिश करोगे तो घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं होगा, दे आर नॉट फ्री टू रोटेट। ऐसे बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं, जो कि हमारे पास किससे बनते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब उनका मतलब ऐसा है कि आप लोग कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रहे थे, ये वाले जो बॉन्ड बने, लेकिन ये बनेंगे कब, जब आपके PZ और PZ या PX और PX या PY PY, अगर ये PY है तो ये भी PY होना चाहिए, ये PZ है तो ये भी PZ, और दूसरी कंडीशन की दोनों फेज में सेम रहने चाहिए, इन फेज रहने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव फेज का है और नेगेटिव फेज का है, यानी कि अगर आप इन लॉलीपॉप्स को ऐसे कर दोगे तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है कि बॉन्ड बन जाए। अगर ये PX का है और आप ये PY का लेके आ रहे तो भी इनमें कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, तो ये क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। अभी एक कहानी और है, उसमें ये है कि ये हमारे पास क्या हुआ करता था, पॉजिटिव S का, और ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव P का, ये दोनों भी आपस में आएंगे तो ये बॉन्ड ही बन जाता है, यानी कि S और P के बीच में भी हमारे पास बॉन्ड बन सकता है। जब हमारे पास S और P के बीच में बॉन्ड बन गया है, बना के दिखाएं, नहीं बन रहा, बन गया। अब इसका मतलब हमारे पास S और P अब हमारे पास क्या कर चुका है, बॉन्ड बना चुका है, और इसके बीच में कहानी क्या हो रही है कि हमारे पास S का जो सर्कुलर है ये वाला पोर्शन P के इस पोर्शन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और यहां पर कहानी फिर से वही होगी कि जब भी बॉन्ड बनेगा हमारे पास ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड S और P के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहेगा बेटा, ये फिक्स है। लेकिन P और P के बीच में सिग्मा बॉन्ड अगर ऐसे रहा तो, और अगर ऐसे रहा तो हमारे पास पाई बॉन्ड, यानी कि जब हमारे पास ये बॉन्ड बनेगा तो देखो इतना हमारे पास ये हुआ तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और जब खड़े वाले थे तो हमारे पास क्या बन रहा था, पाई बॉन्ड बन रहा था। तो पाई बॉन्ड में हमारे पास कहानी कहाँ गई, बनाई थी मैंने, नहीं बनाई, तो अब बना देते हैं, ये देखो, नहीं बेटा बायोलॉजी मत पढ़ो। तो ये हमारे पास यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज देखो, जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, ओवरलैप ज्यादा हो रहा है, पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो रही है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्गर भी पाया जाता है, और आपका पाई बॉन्ड कंपैरिजन में वीक पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट केस में जो भी आपके लेफ्ट में सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले इंटरेक्ट करा रहे हैं तो बॉन्ड बना रहे हैं, और नेगेटिव नेगेटिव वाले बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। अब आपको एक चीज़ और बोली इसने कि अगर आपके पास यहाँ पे आपका PX ऑर्बिटल है और आपका S यहाँ पर आकर बीच में ऐसे अगर बॉन्ड बनाना चाहेगा तो क्या SP बॉन्ड बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसे हम लोग कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। यहाँ पे कोई ओवरलैप हुआ ही ना, ओवरलैप तो यहाँ पे और यहाँ पे होता। तो आप जब थर्ड फिगर देखोगे अपने उसमें थर्ड या फोर्थ से लास्ट में जीरो ओवरलैप, तो देखो इसमें यही कहानी कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास इस तरीके से S आता है तो यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसके अलावा उसके बराबर में एक और आप देखोगे तो उसमें क्या बताना चाह रहा है, एक तो हमारे पास PX है और एक PY है, PX और PY कोई भी तरीके से ओवरलैपिंग नहीं दिखाएंगे, इसलिए इनके बीच में भी हमारे पास कोई बॉन्ड नहीं बना था, और इसीलिए आपके पास SS ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये जो दो बॉल वाली ओवरलैपिंग थी ये कौन सी थी, SS ओवरलैपिंग। ये वाली हमारे पास कौन सी थी, SP ओवरलैपिंग, और ये वाली हमारे पास कौन सी थी, PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग के दौरान हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, और PP के दौरान सिग्मा भी बन सकता है, राइट। हाँ जी, जीरो और कौन से वाले हैं बेटा, G और H कौन सा डायग्राम, ABCDEFGH। हाँ बेटा, G वाले में देखो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ दिखा रखा है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। और H वाले में ये बताना चाह रहा है कि PY आ गए तब भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो वो PZ वाले ही ओवरलैप जब करेंगे तभी कहानी पॉसिबल होगी, लेकिन वो भी कब होने चाहिए, सेम फेज में, नहीं नेगेटिव वाले पॉसिबल नहीं, तभी तो वो नेगेटिव फेज बताना चाह रहा है उस चीज़ को। ठीक है, ये कहानी आपके पास आती है। अब आपके पास आता है कि फिर हमारे पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में यही है कि आप लोगों को क्या लगता था, जैसे हमने पढ़ा अभी, जो CH4 का बॉन्ड है, जो किसका बॉन्ड है,
CH4 का, उससे एक बार समझ लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि VSEPR थ्योरी की हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं और उसके बाद VBT की लिमिटेशंस क्या हैं और उसके बाद जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है हम लोग अगली क्लास से करेंगे। अभी फटाफट से एक बार समझ लेते हैं CH4 की कहानी क्या बनेगी। CH4 अगर मैं इसकी कहानी बनाता हूँ तो आपको पता है कि बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर वाले इलेक्ट्रॉन का होगा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की तो आपको पता है बेसिकली 1s1 रहने वाली है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 1s2 2s2 और 2p2, राइट। एक काम करता हूं मैं इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर वाली। आउटर मतलब 2 वाली, 1 वाली तो लूंगा नहीं क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 2s2 और यहाँ पर आ गया आपके पास 2p2, राइट। अब 2s2 का मतलब हमारे पास ये कहानी है और 2p2 का मतलब ये कहानी है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जब CH4 बनाने की बारी आएगी तो हमारा कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। किसमें जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर आकर इस तरीके से खड़ा हो जाता है। जनरली जो हमें CH4 का स्ट्रक्चर था वो ऐसे बताना चाह रहा था कि H के 4 हैं तो 3 तो P के साथ आएंगे और 1 इसके साथ आएगा। भाई 4 H अगर तुम्हें ऑक्यूपाई कराने हैं तो वो कैसे कराओगे, तो आप कहोगे सर 3 तो इसमें और 4 इसमें, चौथा इसमें। तो कुल मिला के आप लोगों के पास ऐसे आने चाहिए थे। ये हमारे पास क्या है, PX PY और PZ, और ये हमें पता है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, PX PY PZ, राइट। अब ऐसा होना चाहिए था कि हमारे पास PX PY PZ क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तीनों 90 डिग्री के होने चाहिए थे। और यहाँ पर ये बेसिकली देखो कार्बन के 2p, ये तो कार्बन के 2p वाले इन्वॉल्व है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये किससे आया, तो S से आया। चलो इसको मैंने फिर भी यहाँ पे PZ में रहने दिया। ये कार्बन का 2p है और ये हाइड्रोजन का तो बेचारे का तो 1s1 ही आएगा, S का इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, हाइड्रोजन में 2 का इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पर जाएगा तो ये तो S और P के बीच में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। लेकिन जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इससे और इससे ओवरलैप करेगा तब कहानी क्या होगी, S-S ओवरलैपिंग। और S-S ओवरलैपिंग कैसी है, सिमेट्रिकल, स्फेरिकल है। तो भैया अगर 3 बॉन्ड तुम्हारे 90 डिग्री के बन रहे हैं तो ये चौथा बॉन्ड आ रहा है सिमेट्रिकल हो तो कहीं से भी आ सकता था, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, उसकी मर्जी कहीं से भी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाया क्या गया, पाया ये गया कि जो चौथा जो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन ऐसे लगेंगे। और ये भी देखा गया कि ये चारों हाइड्रोजन सिमेट्रिकल हैं, यानी कि C के सभी बॉन्ड क्या हैं, दे ऑल आर आइडेंटिकल, जो कि VBT की थ्योरी को गलत प्रूव कर देता है। VBT की थ्योरी को गलत प्रूव कर देता है। इन सबके बीच में बॉन्ड एंगल कितना पाया गया, 109.5 का, 109 पॉइंट समथिंग का, 28 का है, जो भी वैल्यू आपके किताब में दे रखी होगी 109.5, राइट। तो ये वैल्यू क्यों आई, ये सब बातें VBT नहीं बता पाया था। और भी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि NH3 का बॉन्ड एंगल, इसके बारे में नहीं बता पाया था। H2O के बॉन्ड एंगल, इसके बारे में, ये सिंपल से मॉलिक्यूल के बारे में बता पाया। जैसे कि O2 की बात कर लेते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इसने कहा अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो एक O इधर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1s2 2s2 और हमारे पास कितना होता है 2p, को 2p4। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 8 होता है ना, 1s2 2s2 2p4, राइट। और हमारे पास दूसरा जो ऑक्सीजन होगा उसमें भी कहानी ये होगी 1s2 2s2 और 2p4, राइट। अब मैं P वाले को लेके आता हूं तो मेरे पास बेटा P की कहानी कुछ इस तरीके से होगी, 1 2 3 और 4, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या कहानी होगी, ऐसे 1 2 3 और 4। अब ये देखो, इसको मैं मान लेता हूँ PX PZ PY, कोई सही मान सकते, तो ये भी PX PZ PY होंगे, राइट। अब जो मेरे पास बॉन्ड बनेंगे उसमें आपको एक चीज फिक्स रखनी है, वो क्या है कि पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पहले हमारे पास पाई बॉन्ड कदापि नहीं बन सकता है, पहले हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इस PZ और PZ के बीच में पहले क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो बेटा,
ये हमारे पास आया PZ इसका, और जो कि हमारे पास इसका अगर ये पॉजिटिव है तो इसका भी क्या आएगा इधर से पॉजिटिव, तभी हमारे पास बॉन्ड बनेगा, वरना बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इधर से भी हमारे पास क्या आएगा, ये PZ आया और ये PZ आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन दूसरी कहानी क्या है कि इसके परपेंडिकुलर हमारे पास एक बॉन्ड और होगा, जो देखो PX तो फुलफिल्ड है, यानी कि इसमें तो हमारे पास बॉन्ड की कहानी नहीं रही, राइट। जो कहानी बनेगी हमारे पास किसमें बनेगी, PY के पास बनेगी। PY और PY के ऑर्बिटल कैसे होंगे, देखो इसे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ये तो हमारे पास इसमें आ गया। अब PY की कहानी कुछ हमारे पास ऐसे होगी, राइट, तो ये भी हमारे पास कुछ ऐसे आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो आपको बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे। ये वाला जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा बेटा। तो ये वाला जो आपको दिखाना है कि ये आपके पास कैसे आएगा, तो आप इस तरीके से शो करोगे कि आपके पास O2 का मॉलिक्यूल इस तरीके से बॉन्ड दिखा रहा है। अब एक लास्ट एग्जांपल आप मेरे को N2 का करके दिखाइए। आपकी किताब में शायद ये O2 के नहीं दे रखे हैं, जहाँ तक मुझे याद है नहीं दे रखा है बेटा। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि बॉन्ड कैसे बने। तो ये खड़े बॉन्ड जो बन रहे हैं वो ऐसे बनते हैं, क्योंकि इनके सेम फेज में आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ N2 का बनाना है, तो N2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p3 हो जाएगा बेटा। वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2p3। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो बेटा N2 का कैसा बनेगा, हमारे पास कहानी कुछ ऐसे होगी कि एक N2 की कहानी 2p3 1 2 3, और दूसरे N2 की कहानी भी हमारे पास यही रहेगी, मतलब N की कहानी नॉट N2 की 1 2 3। तो यहाँ पे PX PY और PZ सेम कहानी वही। याद क्या रखना है कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, देन इट इज फॉलोड बाय पाई बॉन्ड। तो PZ और PZ के बीच में क्या बनेगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा सबसे पहले। तो आपको सबसे पहले किसका बनाना होगा बेटा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा का। तो ये आपके पास क्या बन गया है बेसिकली PZ। अब आपको क्या बनाना है बेटा, PY और PX। देखो ये 2D डायग्राम है, मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता कि ये 3D कैसे हो सकता है, कि बोर्ड मेरा 2D है, बट आप समझ जाना कि आपका PX ये है, PY ये है और PZ ये, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, राइट। लेकिन मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने की कोशिश अगर करता हूँ, तो यहाँ पर अब जो मेरे पास PZ के ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये आ गया। अब जो मेरे पास PY की बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास कुछ ऐसी आएगी, ये वाली और ये वाली, राइट। या फिर इसको भी इधर की तरफ ही कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे पास किसकी आएगी, PY की, और इसका ये पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा, तो इनके बीच में एक हमारे पास बॉन्ड ये बनेगा। और ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये वाला बॉन्ड कौन सा आएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड आएगा। अभी कहानी एक और करनी पड़ेगी कि PX का भी मॉलिक्यूल मानेगा नहीं, PX के भी आपको बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। तो PX के बॉन्ड आपके पास कुछ इस तरीके से, 3D में Z प्लेन में समझ लेना, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास कहानी कुछ इस तरीके से आएगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, और ये पॉजिटिव है तो ये वाले सारे नेगेटिव हो जाएंगे, अपने आप कर लेना। एक पॉजिटिव होगा दूसरा एंड नेगेटिव, तो इसके बीच में हमारे पास ये वाला बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड हमारे पास कौन सा होगा दोबारा से, पाई। याद रखना ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और 2 पाई इस तरीके से दिखाए जाते हैं। दुनिया में कुछ कंपाउंड या कह लो एक कंपाउंड ऐसा मिला था रेडियम का, जिसमें 4 बॉन्ड पाए गए थे। हालांकि 4 बॉन्ड बड़ा मुश्किल है, और उस 4 बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई और चौथा कौन सा होगा, डेल्टा बॉन्ड बनता है वहाँ पे, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब जो आपके पास नहीं बेटा वो अलग है। ये जो इसमें 4 बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देन ये पाई होगा, फिर ये भी पाई होता है, और एक बॉन्ड जो हमारे पास आता है ये डेल्टा बनता है। अब ये डेल्टा क्यों बनता है, अगर आप मेरे से क्यों पूछोगे तो ऐसे समझना कि इसमें ना, जैसे यहाँ पे देखो P और P इन्वॉल्व हो रहे हैं ना बॉन्ड बनाने में, यहाँ पे P और P इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब PZ हुए तो सिग्मा बॉन्ड बना, PX हुए तो पाई बॉन्ड बना, PY हुए तो हमारे पास वो बना। ऐसे जब DD बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास कई बार डेल्टा का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। उस केस में हमारे पास डेल्टा बॉन्ड बनते हैं। जनरली ये काफ़ी मुश्किल होते हैं कि 4 बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियस बहुत पास आ जाता है और दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपके पास आपकी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन के मैंने आपको समझा दिया, CH4 का समझा दिया, सिग्मा बॉन्ड SS स्ट्रेंथ बता दी है। तो आपके पास आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बट इसी को एप्लीकेशन में ध्यान में रखते हुए, इसलिए ये चीज़ पढ़ के आना। जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।